सब बच्चों का तीसरे वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए थे, जिसमें पहले वीडियो में हमने इतिहास के किताब के बारे में जानकारी ली थी और जो पहला पार्ट है उसकी प्रस्तावना के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो बनाया था, जिसमें जो पहला पार्ट है उसमें जो इतिहास लेखन के जो 3 साधन है, उसमें से जो पहला साधन है भौतिक साधन, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। इस भौतिक साधन में हमने देखा था कि 7 प्रकार के भौतिक साधन थे, जिसमें पहला है स्मारक, दूसरा भवन, तीसरा गुफाएं, चौथा शिलालेख, पांचवा सिक्के, छठा ताम्रपट और सातवां गढ़ किले। तो इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में देखी थी। तो अब आज हम इस वीडियो में जो इतिहास लेखन का दूसरा साधन है, लिखित साधन, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पेज नंबर 2 पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 का ये आधा हिस्सा और पेज नंबर 2 का ही ये आधा हिस्सा, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ऐसे दो भागों में पेज नंबर 2 है। तो उसमें से ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी हम जो आधा भाग है और लिखित साधन, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं लिखित साधन से। तो लिखित साधन जैसे भौतिक साधन हमने देखे, भौतिक साधन है जो हमें दिखाई देते, स्पर्श कर सकते हैं, या कोई वस्तु होती है या वस्तु होती है। तो लिखित साधन में देखते हैं क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के लिखित साधन उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम इतिहास लिख सकते हैं। उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सराफा यानी घसीटा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, जीवन शैली, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार आदि की जानकारी भी मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। तो प्रश्न है कि लिखित साधन किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस पैराग्राफ में दिया है कि लिखित साधन क्या होते हैं। तो अभी हम एक एक शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उस कालखंड की देवनागरी, देवनागरी यानी हर लिपि के लिए एक नाम दिया जाता है। तो जैसे हिंदी और मराठी भाषा जिस लिपि में हम लिखते हैं, लिपि यानी वर्णमाला, तो हम हिंदी और मराठी भाषा जिस वर्णमाला में लिखते हैं, उस वर्णमाला को जो नाम दिया है वो है देवनागरी। यानी देवनागरी लिपि में आ ई जो वर्णमाला है, जो हम पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे, उस भाषा में वो लिखित साधन है। तो कुछ लिखित साधन मराठी, हिंदी, संस्कृत भाषा में है देवनागरी लिपि में, कुछ लिखित साधन अरबी भाषा में, कुछ लिखित साधन फारसी भाषा में, कुछ लिखित साधन सराफा यानी घसीटा, ये भाषा है। अब ये नाम हमारे लिए नए हैं, क्योंकि हम इन भाषाओं के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे स्कूल में 3 प्रकार की भाषाएं पढ़ाई जाती है। एक है मराठी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो भाषाएं है अरबी, फारसी, सराफा, ये प्राचीन काल से इसका उपयोग होते आ रहा है, पर हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। पर इन भाषाओं में इतिहासकारों ने इतिहास लिख के रखा है। तो जो ये भाषाएं जानते हैं वो इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों,
चरित्रों और चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो लिखित रूप में हमें साधन मिलते हैं वो देवनागरी, अरबी, फारसी, सरापाई इन लिपियों में, और वो कहाँ पर लिखी गई है वो बताए। एक, भोजपत्र पर। दो, पोतियों पर। तीन, मतलब पोतियाँ लिखी गई है। तीसरा, ग्रंथ लिखे गए, आदेश पत्र लिखे गए, चरित्र लिखे गए किसी व्यक्ति का, और चित्र बनाए गए। तो इनके द्वारा हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो भोजपत्र लिखे गए थे, पोतियाँ लिखी गई थी संतों द्वारा, ऋषियों द्वारा ग्रंथ लिखे गए, राजा महाराजाओं द्वारा आदेश पत्र लिखे गए, इतिहासकारों द्वारा किसी प्रसिद्ध राजाओं के बारे में या किसी महान व्यक्ति का चरित्र लिखा जाता है, चित्रों के रूप में इतिहास बताया जाता है। तो इससे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिल जाती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी मिलती है। तो अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी मिली, अलग अलग पद्धतियों से रहन सहन यानी लोक जीवन, लोगों का जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का होता था, उसके बारे में जानकारी मिली। वेशभूषा के बारे में जानकारी मिली, वेशभूषा में लोगों का कपड़े पहनने का तरीका, इसके बारे में है। आचार विचार, लोग क्या आचरण करते थे, क्या विचार करते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती थी। तीज त्योहार, उस समय मध्ययुगीन भारत में कौन से तीज त्योहार मनाए जाते थे, इसकी जानकारी लिखित साधन द्वारा मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी एक चार्ट देखते हैं जो येलो कलर में है, इसमें लिखित साधन के कुछ उदाहरण दिए। तो यहाँ देखो बीच में पिंक कलर में लिखा है लिखित साधन, कुछ लिखित साधन ऊपर लिखे और कुछ लिखित साधन नीचे। तो पहले हम ऊपर के पढ़ते हैं, पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर नीचे के पढ़ते। ठीक है, पहला देखो, कौन कौन से लिखित साधन है। जैसे भौतिक साधन में गढ़, किले, ताम्रपट, ऐसे जो हमने भौतिक साधन देखे, उसी प्रकार लिखित साधन अलग है, वो अभी हम देखते हैं। तो राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, राजा महाराजाओं ने जो आदेश पत्र लिखे थे, जो राजाओं के कागज होते थे, पत्र लिखे जाते थे, एक सरदार से दूसरे सरदार को, दूसरे सरदार से तीसरे सरदार को, इस प्रकार वो कागजों का लेन देन होता था। तो ऐसे दस्तावेज जो किलो में रखे जाते थे वो लोगों को प्राप्त हुए, उससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिली। वंशावळ, शकावली, इसके बारे में इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। पत्र व्यवहार, खलीता या खरीता, पहले राजा महाराजाओं द्वारा खलीता लिखा जाता था। यदि राजाओं ने कोई नियम बनाया है तो उसका खलीता निकाल कर उन सरदारों को भेजा जाता था। फिर वो सरदारों को, अलग अलग प्रदेश में रहने वाले सरदारों को राजा के खलीता के अनुसार कार्यवाही यानी काम करना पड़ता था। ये दस्तावेज मिले। उसके बाद न्यायालय, नीचे वाला देखो, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र प्राप्त हुए, ग्रंथ, चरित्र प्राप्त हुए, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ, जैसे अकबर के बारे में चरित्र लिखा गया है। विदेशी यात्राओं के यात्रा वर्णन, इसके बारे में जानकारी मिलती है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत आता है, यहाँ की संस्कृति को देखता है, राजा महाराजाओं के कार्य करने की पद्धति को देखता है, और उसने, जो व्यक्ति आता है, जैसे चीन से युआन शॉन्ग आया था जिसने पूरे भारत का भ्रमण किया था, और यहाँ की संस्कृति को देखकर अपने देश जाने के बाद उसने एक ग्रंथ लिखा था। तो इसके बारे में भी हमें पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी बताने वाला ग्रंथ लिखा गया है। तो ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे महाभारत,
का गीता, भगवत गीता, ये भी एक ग्रंथ है। रामायण, इसके ऊपर भी एक ग्रंथ लिखा गया है। तो ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे गए जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा है बखर यानी तवारीख, ये भी लिखी गई थी। तो ये शब्द हमारे रोज के पहचान वाले नहीं है, इसलिए हमें ये थोड़े कठिन लगेंगे, पर ये प्राचीन दस्तावेज है, कागज है, जिसमें कुछ ग्रंथ, इतिहास, कुछ पत्र व्यवहार, राजाओं के आदेश, ऐसे दस्तावेज उस समय मिले थे। और ये सारी चीज़ें हमें गढ़ किलों में मिट्टी के नीचे, किसी दीवार के नीचे दबे हुए मिलते। जब हम उत्खनन करते, किलों में इसकी जांच पड़ताल करते जगह जगह की, तो उस समय ये चीज़ें हमारे हाथ लग जाती है। ठीक है, अब हम अगला पन्ना पढ़ते हैं, पेज नंबर 3, उसका आधा भाग। इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए। उन्होंने अपना अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। इसमें जो विदेश से भारत आने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपने साथ ही कुछ साहित्य सामान लाया था। और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है या भारत का वर्णन करने के लिए उन्होंने लिखने का सामान साथ में लाया था और उन्होंने किताबें लिखी थी। तो इसमें कौन कौन आया था और क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें लिख कर गया, इसके बारे में देखते हैं। इसमें अल बैरूनी, उसके बाद है इब्न ए बतूता, निकोलस मनुची, इनका समावेश होता है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों और प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। तो जो विदेशी यात्री है जो भारत आए थे, इसमें अल बैरूनी, इब्न ए बतूता, निकोलस मनुची, ये जो 3 व्यक्ति थे, ये जो भारत आए थे, तो इन्होंने भारत के बारे में जो जानकारी लिखी थी, जिस किताब में लिखी थी, वो किताब आज भी उपलब्ध है, जिससे भारत का जो मध्यकालीन कालखंड है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें जो बाबर था, ये जो शासक था जो भारत में आया था और भारत पर हुकूमत की थी, उसके बारे में चरित्र लिखा गया है। फिर कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में शिव चरित्र यानी श्री शिव भारत लिखा गया था संस्कृत भाषा में। वो किताब आज उपलब्ध है, जिसकी वजह से भारत के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और विभिन्न शासकों के चरित्र, भारत में जितने भी राजा होकर गए, हर राजा के बारे में चरित्र लिखा गया है। और वो किताबें जब आज उपलब्ध होती है, तो हमें उस कालखंड के उस राजा के बारे में, उसने की हुई लड़ाइयाँ, उसका राज्य शासन, मंत्रिमंडल, सोने चांदी तांबे के सिक्के, ऐसी बहुत सी जानकारी उन शासकों की मिल जाती थी। आगे देखते हैं, तवारीख। तवारीख क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तवारीख अथवा तारीख कहा जाता है, इसका अर्थ है घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध है। तो उस समय जो जो घटनाएं घटित होती है समय समय पर, इस वर्ष कौन सी घटना घटित हुई, पिछले वर्ष कौन सी घटना घटित हुई, उसके पिछले वर्ष कौन सी घटना घटित हुई थी, ऐसे हर साल की घटनाओं को लिखा जाता था कि कौन से साल कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये लिखने के लिए राजा महाराजाओं द्वारा कुछ लोगों को रखा जाता था इस काम के लिए, इतिहास लिखने के लिए। तो इसमें कुछ इतिहासकार होकर गए जिन्होंने ये तवारीखा यानी तारीख
लिखी थी। उसमें अल-बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना, इनके द्वारा तवारीख़ लिखी गई थी, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं बख्खर। अब ये बख्खर क्या होती है? तवारीख़ पढ़ा हमने, अब हम देखते हैं बख्खर के बारे में। तो बख्खर शब्द असल में खबर शब्द से बना है। तो बख्खर तो शब्द हमारे पहचान का नहीं है, पर खबर यानी समाचार, ये शब्द हम पहचानते। खबर का अर्थ है समाचार। महाराष्ट्र में बख्खर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। तो महाराष्ट्र में बख्खर यानी खबर लिख के रखने की एक पद्धति थी और एक परंपरा रही है। तो ऐसी बहुत सी बख्खर उस समय लिखी गई, मध्यकालीन भारत के इतिहास के समय। तो बख्खर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं की, उस समय की भाषा व्यवहार की जानकारी, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो बख्खर द्वारा हमें कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, समाज की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मराठी में अनेक बकरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। कुछ बकरे उस समय लिखी गई है, तो कुछ बकरे वो घटना घटित होने के बाद कई साल बाद वो बखर लिखी गई है। फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। तो अगर जो घटना जब घटित हुई है उसी समय अगर ये बकरे लिखी जाती तो सही जानकारी मिल जाती, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घटना काफ़ी साल पहले घटित हुई है और बहुत सालों बाद अगर किसी व्यक्ति से हम वो घटना के बारे में सुनते हैं तो कभी सुनी, मतलब कभी कभी सच भी होती है, कभी कभी उसमें कुछ बातें गलत भी होती है। उस व्यक्ति पर होता है, बताने वाला व्यक्ति किस प्रकार बताता है। उसने अगर अपने मन के कुछ शब्द उसमें डाल दिए तो उस कहानी का अर्थ बदल जाता है। इसलिए कुछ बकरे जो है वो घटना घटित होने के कई साल बाद लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। महिकावती की बखर। अभी कौन कौन सी बकरे महाराष्ट्र में उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी दी है। तो पहली बकर है महिकावती की बकर। उसके बाद है सभासद की बकर। एक व्यक्ति का नाम था सभासद, तो उनके द्वारा एक बकर लिखी गई थी, तो उनके बकर को नाम दिया गया सभासद की बकर। दूसरा है 51 कलमी बकर। इसमें 90 और 91 कलम लिखे गए थे, उनकी बकर। उसके बाद है चिटनीस की बकर। एक व्यक्ति का नाम था चिटनीस, उनके द्वारा लिखी गई बकर को चिटनीस की बकर कहते हैं। उसके बाद है बाहू साहेब की बकर। इसमें एक व्यक्ति का नाम बाहू साहेब था, तो उनके द्वारा जो बकर लिखी गई उस बकर को नाम दिया गया है बाहू साहेब की बकर। उसके बाद है खर्रा युद्ध की बकर। तो इसमें खर्रा युद्ध जो हुआ था उसके बारे में जो इतिहास लिखा गया है उसको खर्रा युद्ध की बकर कहा जाता है। तो ऐसे कुछ बकरे उस समय लिखी गई। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार और जो पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न कंट्री जो है, जिसमें हमारे भारत के पश्चिमी और जो देश है वहाँ के जो इतिहासकार है उन्होंने भी अपने ग्रंथों में भारत के बारे में लिखा है। तो वो व्यक्ति कौन थे? देखो, रॉबर्ट आर्म, ये जो पश्चिमी देशों के इतिहासकार थे इन्होंने। उसके बाद दूसरा है MC स्प्रेंगल और ग्रैंड डफ। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनके ग्रंथों में भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, करके देखें। तो यहाँ पर हमें कुछ काम दिया गया है। यहाँ पर देखो नीले बॉक्स में, ठीक है।
क्या करना है, पोवाड़ा आदिवासी गीतों का संग्रह बनाओ। ठीक है, पोवाड़े और आदिवासी गीत। अब आदिवासी गीत यानी क्या, जो पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका खान पान, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब अलग होता है। उनकी भाषा भी अलग होती है और उनके कुछ गाने होते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उनका एक नृत्य प्रकार भी होता है, जो डांस करते हैं वो भी अलग होता है। तो उसके बारे में संग्रह करो, ये तुम्हें इंटरनेट पर मिल सकता है। पोवाड़ा, तो पोवाड़ा क्या होता है, तो ये पोवाड़ा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। पोवाड़ा यानी किसी शूर व्यक्ति का वर्णन करने वाला गीत। मतलब किसी शूर व्यक्ति पर उसने जो काम किया है उसके ऊपर गाना लिखना, शूर व्यक्ति के कार्य के ऊपर गाना लिखना, उसे पोवाड़ा कहा जाता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो एक शूर व्यक्ति थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके ऊपर बहुत सारे जो कवि है जिन्होंने ये पोवाड़ा लिखा हुआ है। तो जो लिखा जाता है उसे कहते हैं कवि। और ये पोवाड़ा जिस व्यक्ति द्वारा गाया जाता है, गाने वाला जिसे हम सिंगर कहते हैं, पर जो पोवाड़ा गाता है उसे शाहीर कहा जाता है महाराष्ट्र में। तो लेखक द्वारा पोवाड़ा लिखा जाता है और जो शाहीर व्यक्ति होता है वो इस पोवाड़े को ऊंचे स्वरों में गाता है। और इस गीत में किसी राजा का वर्णन करने वाला पोवाड़ा होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर अनेक पोवाड़े लिखे गए, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक पोवाड़ा लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको प्रस्तुत करो। तो जहाँ पर मराठी स्कूल है वहाँ पर जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उस समय इस पोवाड़े को प्रस्तुत किया जाता है। या तो टीवी पर बहुत सी फिल्में आती है शिवाजी महाराज द्वारा शिवाजी महाराज पर आधारित, छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित, तो उसमें अनेक पोवाड़े गाए जाते, प्रस्तुत किए जाते। तो वो भी हम देख सकते हैं। और चाहे तो यूट्यूब पर पोवाड़ा शब्द डाल दिया तो भी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अनेक पोवाड़े देखने के लिए और सुनने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिखित साधन, इसके बारे में क्या जानकारी दी थी। अब अगला टॉपिक है मौखिक साधन। तो मौखिक साधन में जो बातें पूर्वजों द्वारा हमें बताई जाती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती जाती है। मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी द्वारा जो कहानी हमें सुनाई जाती है, हम उस कहानी को ध्यान में रखते हैं और भविष्य में जब हम बड़े हो जाते तो हम अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते जो हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी इन्होंने सुनाई थी। तो इसे कहते हैं मौखिक साधन। तो अब इसके बारे में अभी हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। मौखिक साधन लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओविया, यानी उसे कहते हैं चक्की के गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएं, मिथकीय गाथाएं आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों का इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। तो मौखिक साधन में क्या किनका समावेश होता है वो यहाँ पर दिया है। तो लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की ओर जो ओविया होती है, ये कहीं लिखी हुई नहीं होती। ओवी चक्की गीत, यानी चक्की यानी पहले गांव में पत्थर की एक चक्की बनाई जाती थी, उसमें धान्य पीसा जाता था। तो जब घरों में धान्य पीसने का काम चलता था तो दो औरत मिलकर वो गोल चक्की को पकड़कर घुमाने का काम करते थे। उस समय वो दो औरत गाना गाती थी और ये गाना
छोटे बच्चे जो होते हैं वो बगल में बैठकर सुनते, याद करते, समझने की कोशिश करते। और ये गाने हर दिन सुन सुनकर जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, वो लड़की जब बड़ी हो जाती है, तो फिर वो भी लड़की वो गाना चक्की पर गाने लगती है। सिर्फ सुन सुनकर उसने ये गाना याद किया होता है। ये कहीं लिखा नहीं होता, कहीं पढ़ा नहीं होता। सिर्फ अपनी दादी, मम्मी इनके द्वारा सुना हुआ गाना फिर से हम सुन सुन के उसे बोलने लगते, गाने लगते। तो इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी के और ये गाने चलते रहते चक्की के गीत। तो इस चक्की के गीत में भी कभी कभी राजाओं का वर्णन किया जाता है, उस समय की संस्कृति के बारे में गाना गाया जाता है। तो इन मूवियों से भी हमें उस समय की जानकारी मिल जाती है। उसके बाद है लोकगीत। लोगों की हर प्रदेश के अनुसार लोगों का रहन सहन अलग है। तो जो समुद्र के किनारे पर रहने वाले, जैसे लोकगीत में हम देख सकते हैं कि पंजाब में भांगड़ा, उसके बाद गुजरात में डांडिया के समय गरबा खेलना, महाराष्ट्र में लेजिम फेमस है, तो लेजिम पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे हर प्रदेश की एक लोक कला होती है जिसमें वहाँ का वो नृत्य फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। जैसे महाराष्ट्र का लोकगीत है लेजिम, इसमें लेजिम खेली जाती है, बहुत ही फेमस है। उसके बाद पोवाड़े गाए जाते हैं, कहानियाँ बताई जाती है, ये कहीं लिखी नहीं होती, ये दादी अपने पोतों को सुनाती है, फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाते फिर वो किसी और बच्चों को सुनाते। तो इस प्रकार ये कहानियाँ चलती रहती, दंत कथाएं, मिथ कथाएं, ये मौखिक साधन में आ जाते। इनके द्वारा हम लोग जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते। तो यहाँ पर देखो मौखिक साधन के कुछ प्रकार दिए गए, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े। इसे और एक बार पढ़ते हैं और इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला है लोकगीत, दूसरा है गाथाएं, उसके बाद है श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ और मिथ की यह गाथाएं। अब लोकगीत में समुद्र किनारे रहने वाले जो मछुआरे होते हैं उनके लोकगीत होते हैं। पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोग, उनकी लोकगीत अलग होते हैं। कुछ भक्ति गीत होते हैं, ठीक है। संतों द्वारा कुछ गाथाएं लिखी गई थी, संतों द्वारा श्लोक लिखे गए। अब गाथाओं में देखो संत नामदेव, संत तुकाराम, इनके द्वारा गाथाएं लिखी गई थी। श्लोक समर्थ रामदास स्वामी द्वारा श्लोक लिखे गए थे। अभंग लिखे गए संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव महाराज, इनके द्वारा भी अभंग लिखे गए। पोवाड़ा, शाहीर साबड़े नाम से एक व्यक्ति परिचित है जिन्होंने पोवाड़े गाए थे, बहुत सुंदर पोवाड़े गाए गए थे। उसके बाद एक कहावतें, लोकयुक्तियाँ, इसमें कहानियाँ बताई जाती है, पुरानी कहानियाँ, कहीं लिखी नहीं होती, ना तो उसकी कोई किताब होती है। उसके बाद है कहावतें, कहानियाँ बताई जाती है। जैसे मराठी में बहिणाबाई चौधरी नाम की एक कवि है, जिनको पढ़ने लिखने कभी नहीं आया, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने हजारों कविताएं लिखी हुई थी, मतलब गाई हुई थी, और गाई हुई कविता को बाद में लिखा गया। तो मिथ कथाएं, मिथ कथाओं में हमें दादा दादियों द्वारा कुछ परियों की कहानियाँ ये सुनाई जाती है। असल में तो किसी ने परी देखी ही नहीं है, फिर भी हम ऐसे कल्पना करते हैं कि विश्व में सबसे सुंदर जो स्त्री है उसको हमने नाम दिया है परी, पर असल में किसी ने परी को देखा ही नहीं है। ये तो सिर्फ कल्पना है कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री जो होकर गई उसे हम परी कहते, पर असल में परी को किसी ने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद संत तुकाराम महाराज ने एक वस्तु का उल्लेख किया था उनके अभंग में कि एक ऐसी वस्तु है जिसका नाम है परिस, और इस परिस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो असल में आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला
कि जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाए। पर उस समय संत तुकाराम महाराज ने कल्पना की थी कि परिस नाम का एक पदार्थ है जिससे उसका स्पर्श अगर लोहे को हो जाए तो उसका सोना बन जाएगा। तो आज तक तो वो वस्तु मिली नहीं है। तो इस प्रकार कुछ मिथ कथाएं उस समय बताई गई थी। अब देखते हैं आगे। उपरोक्त 3 प्रकारों के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए फिर भी उस विषय में संबंधित अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। जैसे हमारे दादाजी दादी जी के समय की माता माता पिता के समय की और हमारे समय की इतिहास की पुस्तकों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो आज जो तुम्हारे पास किताब है पढ़ने वाली, ये किताब और तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे दादा दादी जिस समय स्कूल जाते थे उस समय की किताबें, इसमें बहुत अंतर है। उस समय की जो किताबें थी वो अलग ही थी और आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं उसमें जो जानकारी है ये अलग है। हमारे पिताजी के तुम्हारे पिताजी के समय या तुम्हारे दादा दादी के समय किताब में कंप्यूटर शब्द ही नहीं था, ना मोबाइल था, ना रॉकेट, ना सैटेलाइट, ऐसे शब्द थे ही नहीं, क्योंकि इनकी जो खोज हुई है ये बाद में हुई है। तो आज जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे आज हम टीवी देख पाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टैब चलाते हैं, बहुत सी चीज़ें आज हमारे पास है। पर ये जो आज हमारे पास चीज़ें है वो हमारे दादा दादी जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या ऐसी चीज़ें नहीं थी। उनके पास 2 किताबें होती थी, एक गणित की और एक हिंदी की, और एक स्लेट होती थी और एक चॉक होता था जिससे उन्हें स्कूल में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद कुछ खाने के लिए देते थे, फिर खेलने के लिए छोड़ते थे, फिर थोड़ा पढ़ाया जाता था और फिर उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो उन समय का स्कूल बहुत ही छोटा और पढ़ाई भी छोटी थी। ऐसे मतलब बताने का मतलब ये है कि उस समय की शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि हर दिन नया नया ज्ञान मिलते रहता है। हर दिन, हर मिनट, हर घंटे एक नई चीज़ की खोज होती है और उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि मौखिक साधन में हमने कुछ घटक पढ़े, लोकगीत, गाथाएं, श्लोक, अभंग, पोवाड़ा, कहावतें, कहानियाँ और मिथ कथाएं। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का जो लास्ट टॉपिक है ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन और इस पाठ के ऊपर के प्रश्न उत्तर, ये हम अगले इसमें पढ़ने वाले वीडियो। यहाँ पर देखो पेज नंबर 3 पर जो बॉक्स दिया गया है इसमें क्या बताया, क्या तुम जानते हो? तो यहाँ पर तानाजी के ऊपर तानाजी मालुसरे नाम का एक सरदार था जो शिवाजी महाराज की सेना में था। तो उनके ऊपर एक पोहाड़ा लिखा गया था जो मराठी में है, उसे पढ़ा नहीं जाता, गाया जाता है। तो ये जो गाने का काम होता है वो शाहिर द्वारा किया जाता है। इसे कोई भी आसानी से पढ़ नहीं सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं पढ़ सकते परंतु उस पोवाड़े को गा नहीं सकते, क्योंकि उसको गाने के लिए एक अलग आवाज़, अलग से एक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। पर हम यहाँ पर गाएंगे नहीं, पर पढ़ के तो देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा है, इस पोवाड़े के रचिता तुलसीदास शाहिर, यानी जो
पोवाड़ा लिखा जाता है उसे शाहिर बोलना ही पड़ता है। जैसे मरीज पर जो इलाज करवाता है उसे हम डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गाना गाता है उसे शाहिर ही कहा जाता है, शौर्य काव्य कहा जाता है। इसे शूर व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है। इस पोवाड़े में सिंहगढ़ अभियान का वर्णन किया गया है। सिंहगढ़ नाम का एक किला है, वहाँ पर तानाजी मालुसरे ने जो वीरता का पराक्रम दिखाया था, जिसमें उनकी जान निछावर हुई थी, तो उनके ऊपर ये पोवाड़ा लिखा गया है। इस पोवाड़े में तानाजी, शेलार मामा, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर माता जिजाबाई के सुंदर स्वभाव का चित्रण पाया जाता है। तो इस पोवाड़े में 3 से 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। एक तानाजी मालुसरे, दूसरा है शेलार मामा, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर माता जिजाबाई, जिजाबाई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, इनके सुंदर स्वभाव का वर्णन किया जाता है। इस पोवाड़े का कुछ अंश यहाँ दिया गया है। अब इसे गाया जाता है पर हम अभी यहाँ पर पढ़ते हैं और ये मराठी में। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षाचा म्हातारा। जो शेलार मामा है वो जो युद्ध करने वाले उनकी उम्र है 80 साल। लगीन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी। माझ्या तानाजी सुभेदारा जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले. ज्याने अंबारी खायला बाठा बुजरा लाविला. त्याचे झाड होऊनी आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला. सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा. जे गेले सिंहगडाला ते मरून शानी गेले. तुमचा सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा. आम्ही सूरमर्दी छत्री नाही भिनार मरनाला. तो इस प्रकार का ये पोवाड़ा है। इसमें कौन सी घटना घटित हुई थी इसके बारे में मैं तुम्हें 2 मिनट में बता देता हूँ। तानाजी मालुसरे के ऊपर जो पोवाड़ा लिखा गया है, असल में ये घटना है छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध के बारे में। सिंहगढ़ पर दुश्मन ने जब आक्रमण किया था उस किले पर, तो तानाजी मालुसरे इस किले को बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़े थे। परंतु इसमें वर्णन करने वाली बात यह है कि तानाजी मालुसरे इनके बेटे की शादी थी और इस समय दुश्मन ने आक्रमण किया था। तो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज इस युद्ध के लिए जाने वाले थे, परंतु तानाजी मालुसरे ने कहा कि ये युद्ध वो खेलेंगे। तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बताया गया कि ये युद्ध मैं खेलूँगा, तुम्हारे बेटे की शादी है तो इसकी वजह से तुम तुम्हारे घर के काम में व्यस्त रहोगे और तुम्हें अपने बेटे के शादी का जो काम है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो उस समय तानाजी मालुसरे ने मना कर दिया। उसने कहा कि पहले युद्ध फिर बेटे की शादी। तो उन्होंने उस युद्ध में जंग लड़ने का निश्चय किया और शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर वो सिंहगढ़ किले पर युद्ध करने के लिए चले गए और उस युद्ध में किला तो जीत लिया, परंतु इस युद्ध में तानाजी मालुसरे इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत बुरा लगा और उनके मुंह से उस समय उद्गार निकले, मतलब वो मराठी थे, गड आला पण सिंह गेला। मतलब गड आला मतलब किला तो जीते, परंतु उस किले को जीतने वाला जो शेर था तानाजी मालुसरे, वो हमारे हाथ से छूट गया क्योंकि उसकी उस युद्ध में मृत्यु हो गई। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके बेटी की शादी करवा दी, पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और इस प्रकार उस सिंहगढ़ किले की ये कहानी पोवाड़े के रूप में तुलसीदास शाहिर द्वारा रचा गया था। तो ऐसे अनेक घटनाएं घटित हुई है, जैसे बाजी प्रभु देशपांडे, इन्होंने भी अपनी जान न्यौछावर करके
शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए युद्ध खेला था। उसके बाद जब मुगलों ने शिवाजी महाराज को घेर रखा था, तब नेताजी पालकर इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए आक्रमण किया था। फिरोजी फर्जंद जब आगरा के इसमें औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, तो उस समय उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज को उनकी कैद से छुटकारा दिलवाया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं इतिहास में घटित हुई है जिनके ऊपर पवाड़े लिखे गए, और ये सारी घटनाएं हम इतिहास के अगले पाठों में पढ़ने वाले। तो ये सारे पाठ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो आगे हमें पढ़ने में और भी मज़ा आने वाला है। तो बहुत सुंदर इतिहास है सातवीं का। कुल 16 पाठ है। जब 13 पाठ है, तो इन 13 पाठों में हम पूरे मध्यकालीन इतिहास, शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, उसके बाद पेशवाओं के बारे में सारी जानकारी हम इस इतिहास के बुक में लेने वाले। तो आगे के पार्ट बहुत ही अच्छे। तो अभी अगले वीडियो में हम ये पहला पार्ट ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट से हमें तीसरे चौथे पार्ट से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद जो तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क करके देना है। कुछ बच्चे वीडियो देखते परंतु होमवर्क भेजते नहीं, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसके जवाब लिखकर भेजना है। तुम्हारा नाम, कक्षा, दिनांक लिखनी है, प्रश्न के उत्तर लिखने। फ़ोटो खींचते समय अच्छे से खींचो क्योंकि पढ़ना आना चाहिए। अक्षर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 7वीं के कुछ बच्चे हैं जो किताब में से प्रश्न के उत्तर देख के लिखते, फिर भी उसमें बहुत सी गलतियाँ होती है। किसी के हैंडराइटिंग तो पढ़ने तक नहीं आती कि उसने लिखा क्या है। तो सुंदर अक्षरों में लिखना है, क्योंकि सभी बच्चे ग्रुप में देखते हैं कि किसने कैसे अक्षरों में लिखा है। सुंदर अक्षरों में लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं कोई वीडियो भेजता हूँ और जब तुम ये वीडियो देखते हो उस समय तुम्हारे सामने किताब होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक स्क्रीन को नहीं देखना है, मोबाइल के स्क्रीन को नहीं देखना है। जब मैं मोबाइल के स्क्रीन पर किताब का कोई भी पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो तुम्हारा ध्यान किताब के पैराग्राफ में होना चाहिए। उंगली स्क्रीन को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है, किताब सामने होनी चाहिए और किताब को पढ़ना है। जब मैं स्क्रीन के ऊपर कोई चित्र या कोई अन्य बातें तुम्हें दर्शाता हूँ तब स्क्रीन देखनी है, पर जब मैं कुछ बातें बताता हूँ तो तुम्हारा पूरा ध्यान किताब के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।